So today we'll be discussing the status of women in education, in maybe work field, nutrition, health, and in other sectors, politics, agriculture, etc. कि जो women का status है data based की इन सभी areas में वो हम लोग देखते हैं. Women in education. Government is focusing on education for all as women contribute 50% of the country's development. India has made improvement from literacy rate 12% in 1947 to 74% in 2011. तो लिटरेसी रेट क्या होता है? साक्षरता जो हमारा दर है, स्तर है, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे देश में 1957 से 47 से जो 2011 में डेटा लिया गया उसमें काफी सारा अंतर हम देखते हैं ना. कहाँ 12% था जो लिटरेसी रेट है वो चेंज होकर 74% हो गया. यानी अगर हम एज अ नेशन देखें तो हमने एजुकेशन के फील्ड में काफी जो है वो उन्नति की है, काफी डेवलपमेंट किया है. इन 2020 लिटरेसी रेट ऑफ अडल्ट मेल इज 80.95% और अगर हम आदमियों की बात करें तो 2020 में ये 80% हमें दिखता है. एंड फॉर फीमेल प्रोडक्शन पॉपुलेशन इट इज 62%. तो हम देखते हैं 20% का गैप जो है वो हमें सीधे सीधे दिख रहा है लिटरेसी रेट में, जबकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 50% वुमेन है, 50% मेल है. और इक्वल पॉपुलेशन होने के बाद जो दोनों में डिफरेंस है, आज हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी में खड़े हैं, पर तभी भी ये 20% का फर्क हमें प्रोमिनेंटली दिखता है. रीजन बेस्ड एंड स्टेट बेस्ड डिस्क्रिपेंसीज इन फीमेल लिटरेसी. जब हम डेटा की बात करते हैं तो ये जो डिफरेंस हमने देखा, ये डिफरेंस हर स्टेट में इक्वल नहीं है. जैसे हम देखते हैं कि भारत विविधताओं का देश है ना. हर जो स्टेट है वहाँ की स्थिति एक दूसरे से भिन्न है. तो हम अब आज इंडिया देखते हैं तो कुछ जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ लिटरेसी रेट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, और कुछ प्रदेशों को देखते हैं तो वहाँ सही में स्थिति अभी बहुत दयनीय है, खराब है. तो फीमेल लिटरेसी रेट ऑल्सो वेरीज स्टेट वाइज एंड रीजन वाइज. तो एरिया के अकॉर्डिंग और प्रदेश के अकॉर्डिंग इसमें हम विभिन्नताएं देखते हैं. अर्बन एरियाज है बेटर लिटरेसी देन रूरल एरियाज. अगर हम जो शहरी समाज है उसको ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्रामीण जो हमारे हम कह सकते हैं एरियाज हैं, वहाँ पे लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि शहरों में है. इसके कई कारण हो सकते हैं. एक तो अवेलेबिलिटी भी, शहरों में हमें जो स्कूल्स हैं, स्कूल से तक जाने का जो मे बी साधन है वो इजिली मिल जाता है. और वहीं हम गांव में देखते हैं तो एक तो स्कूल्स की कमी है ना. आप देखते हैं कि पूरे गांव में एक स्कूल होगा या 2 स्कूल होंगे जो काफी दूरी पर भी होंगे, तो कन्विंस लड़कियों के लिए समस्या आता है कि वो वहां तक जाएं कैसे. उसके बाद फिर हमने बहुत सारे पहले जो और फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रूरल एरियाज में हैं, जिसके कारण से हम रूरल एरियाज में लिटरेसी कम पाते हैं और अर्बन एरियाज में उससे बेहतर पाते हैं. Kerala has the highest literacy rate and also female literacy rate as that is 92%. केरला का अगर हम सभी प्रदेशों में देखें तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और वहाँ पे महिलाओं का भी जो है वो 92% लिटरेसी रेट है, जो काफी अच्छा है. और वहीं हम राजस्थान में सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पाते हैं. हमारे बिहार और यूपी की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है. 59%, 53%, यानी हम कह सकते हैं हमारी आधी जो पॉपुलेशन है औरतों की वो शिक्षित है, और अभी आधी को शिक्षा पहुंचाना, शिक्षा देना जो है वो बाकी है, जिस पे हमें काम करना है. Female literacy has direct correlation to mortality rates and other socio-economic factors. अब हम एजुकेशन पे इतना ध्यान क्यों देते हैं, क्यों उसको डिस्कस करते हैं, क्यों उस पर फोकस करते हैं? क्योंकि हमने बार बार ये डिस्कस किया कि शिक्षा, एजुकेशन मिलने से आपके जो आपका जीवन जीने का तरीका है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी सोच पे बहुत प्रभाव पड़ता है. और ये सारी चीजें जो है फिर मॉर्टेलिटी रेट्स पे भी फर्क डालती हैं. यानी हम जो देख रहे हैं बच्चों में कुपोषण है, औरतों में कुपोषण है, जो डिलीवरी के वक्त औरतों की डेथ हो जाती है सही संसाधनों और अच्छे खान पान और दवाइयों की कमी से, या सही डिलीवरी तरीका ना होने से, तो वो जो मॉर्टेलिटी रेट्स हैं उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे लिटरेसी से, हमारे एजुकेशन से. जो ज़्यादा शिक्षित होंगे, जहाँ जिन स्टेट्स पे शिक्षा का दर अच्छा होगा, जो फीमेल्स है वो ज़्यादा लिटरेट होंगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मॉर्टेलिटी रेट पर असर पड़ेगा, कम होगा. और जहाँ पे शिक्षा ज्यादा होगी वहां पे मॉर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होगा.
तो इसीलिए हम एजुकेशन को इन पर्टिकुलर इतना स्ट्रेस देते हैं, देखते हैं, और डिफरेंट पॉलिसीज में ये सुनिश्चित किया जाता है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं। बार बार लड़कियों की शिक्षा पर हम बल देते हैं कि उन्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है। Low female literacy rate and its impact on our society and women. Slow growth as female contribution cannot be fully utilized. अब अगर हमारा जो फीमेल का लिटरेसी रेट है, यानी जो शिक्षा दर है औरतों का, वो कम रहेगा, तो उसका समाज पर और औरत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो जब हम कह रहे हैं कि हमारी आधी पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है, आधी मेन की है, तो मान लीजिए आधी पॉपुलेशन को शिक्षा ही नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करेंगे, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, वो समाज को, देश को अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तो हमारा विकास का जो स्पीड है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उसमें रुकावट आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी आधी पॉपुलेशन है उसको भी हम उतना ही कह सकते हैं केपेबल बनाएं जितना हम मेल्स को बनाते हैं, ताकि वो भारत के और हमारे देश के योगदान में, के विकास के योगदान में उतना ही रोल प्ले कर पाए जितना मेल्स करते हैं। तो उसके लिए लिटरेसी एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो अगर फीमेल लिटरेसी भी हम ध्यान नहीं देते, उसको सुदृढ़ नहीं करते, तो जो कंट्रीब्यूशन है फीमेल का वो अच्छी तरह से देश को नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्या है इफेक्ट, हिंड्रेंस इन सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। देखिए कल भी हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा हम जो कह सकते हैं बदलाव कब आया, जब ये मेडिकल हम कह सकते हैं चेंजेस हमारे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में आया, कि मेडिसिन में बहुत हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्रांति आई मेडिकल फील्ड में, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हम मेडिकल हेल्प से और वैक्सीन से, इम्यूनाइजेशन से उसको इरेडिकेट कर पाए और मानवता को बचा पाए। तो जो मेडिकल हम कह सकते हैं रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और देशों के विकास में उसका बड़ा योगदान है। और वैसे ही उसी तरह से उसका योगदान फिर औरतों के लिए आता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम वुमेन की देखते हैं, और हम बार बार डिस्कस करते हैं कि अगर अपने शरीर पर ही जो विमेन है, औरत है, उसका नियंत्रण नहीं है, तो फिर वो अपनी लाइफ को कैसे प्लान करेगी और कैसे योगदान देगी। तो उसे अगर नौकरी करना है, उसको अपनी लाइफ अपनी तरह से जीनी है, प्लानिंग करनी है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन है, वो भी उसको भी हम जो मेडिकल हमारे मेथड्स हैं उसके द्वारा वो कंट्रोल कर पाए, वो सुनियोजित कर पाए, तभी वो अच्छे से योगदान दे पाएगी। तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है ना। हमने ये देखा जो विमेन हेल्थ की बुरी हालत क्यों है, एक बड़ा कारण ये है कि बच्चों में अंतर नहीं होता। अभी 1 साल का या 1.5 साल का भी बच्चा नहीं हुआ, या कई बार तो पैदा हुआ है 6 महीने का है, और दूसरे बच्चे को जो माँ है वो जन्म देने के लिए जो है बाध्य हो जाती है। तो जो शरीर है ऑलरेडी अच्छा खासा जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो शरीर की हालत है वो कमजोर है, और उसी में दूसरी जो सक्सेसिव प्रेगनेंसी है वो उसको और वीक कर देती है। और इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सही में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हर तबके की औरत झेल रही है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। जो मिडिल क्लास की औरतें हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप की औरतें हैं, वो इससे जूझ रही हैं। जब सक्सेसिव प्रेगनेंसीज होती हैं तो उस शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चा भी उतना हेल्दी नहीं होता है, और माँ के स्वास्थ्य पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के द्वारा हम बच्चों में अंतर रखते हैं। एक बच्चा हो गया तो एटलीस्ट 4-5 साल उसको संभलने में, बड़े होने में, उसके डेवलपमेंट पे हम ध्यान दें, और माँ का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाए, उसके बाद दूसरा बच्चा प्लान करें। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे इसीलिए इतना जोर दिया जाता है कि माँ और बच्चे के हेल्थ को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और अशिक्षा क्या है, जब लिटरेसी की कमी रहती है, एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, तो वो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को, उन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण वो सफ़र करते हैं। तो उसके बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कई बार जो आदमी हैं उनके घर के, उनको ये लगता है कि हाँ ये सही नहीं है, कई बार हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, कई बार इसका कोई बुरा असर पड़ेगा हमारे हेल्थ पे या विमेन की हेल्थ पर। नंबर ऑफ मिथ्स आर देयर। तो इसका भुगतान किसे करना पड़ता है, औरतों को करना पड़ता है। तो इसीलिए जो लिटरेसी है, हमारी एजुकेशन है, वो इफेक्ट करती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के इफेक्टिवनेस पे। हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो पूरे देश में चलाया जा रहा है, इस उद्देश्य से कि औरतों की और बच्चों की हेल्थ को और सुदृढ़ और अच्छा किया जा सके, उसके एक्सिक्यूशन से वो तभी सक्सेसफुल होगा जब हम औरतों को शिक्षित करेंगे, तभी वो उस बात को और अच्छे से समझ पाएंगी कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी फैमिली के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
क्वालिटी ऑफ लाइफ लेड बाय फैमिली। ऑटोमेटिक सी बात है कि जब हमारा एजुकेशन स्तर अच्छा होगा, जो औरतें वो शिक्षित होंगी, तो दो चीजें हैं, या तो वो मान लीजिए बाहर की दुनिया में जाकर नौकरी करेंगी, आर्थिक सहयोग अपने परिवार को देंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उन्हें फाइनेंशियल इनकम होगी, उनकी फैमिली में इनकम इंक्लूड होगी, तो उनकी आर्थिक स्थिति पूरे परिवार की अच्छी होगी। और अगर हम बाहर जॉब नहीं भी कर रही हैं औरतें, मान लीजिए घर में हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, तो एक जो शिक्षित महिला है वो बच्चे का पालन पोषण और बेहतर तरीके से करेगी। उसे कुपोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, ये पता होगा, तो अपने बच्चे का, अपने परिवार का ख्याल और अच्छे से रखेगी। मान लीजिए जो भी इनकम फैमिली में आ रही है उसको कैसे खर्च करना है, उसमें सेविंग का क्या रोल है, कैसे हमें अपना जो भी इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि इतना परसेंट हमको खाने पे खर्च करना है, इतना परसेंट हमको बच्चे की शिक्षा पे करना है, इतना परसेंट हमको सेविंग करनी है। तो एक एजुकेटेड महिला ज्यादा बेहतर अपनी फैमिली को हम कह सकते हैं अपनी फैमिली का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कर पाएगी। तो इनडायरेक्टली हम अगर फीमेल को लिटरेट करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो जो फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अपने आप इम्प्रूव करती है, बेहतर होती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेंजेस इन फैमिली, अभी हमने बात की ही कि अगर हम महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य को हम इम्पैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित महिला होगी उसे स्वास्थ्य क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, परिवार के जो लोग हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे हैं, मान लीजिए बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जो बूढ़े हैं उनका डाइजेशन वीक हो गया है या उनको कोई मान लीजिए पैरेलल बीमारी है, समस्या है, तो उसमें कैसा खान पान होना चाहिए, जो ग्रोइंग स्टेज में है बच्चे, मान लीजिए टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, या जो मेल्स हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन जो चैलेंजेस हैं फैमिली के, वो ज्यादा बेहतर से जो है वो जो फीमेल है उसको एड्रेस करेगी अगर वो शिक्षित होगी तो। मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, हमने अभी देखा कि हमारे जो नेशनल फैमिली सर्वे है, हेल्थ फैमिली सर्वे है, उसमें ये दिख ही रहा है कि जो कुपोषण की समस्या है बच्चों की, उस पर हम बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है अगर वही कुपोषित हो जाएगा तो फिर हम जो हमारा विकास है उसके उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वो कैसा होगा। तो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। और ये मैल न्यूट्रिशन क्यों होता है हमने डिस्कस ही कर लिया। डिलीवरी के बाद जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसे सही जो है न्यूट्रिशन की पोषण की ज़रूरत होती है। तो 6 महीने माँ का दूध पिलाना है। जो पहली बार बेबी पैदा होता है, जो पहला दूध निकलता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो देना बच्चों को क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें शिक्षा से पता चलती हैं। अशिक्षित महिला को ये चीज़ें कई बार नहीं पता होती, जिसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। तो जो फर्स्ट मिल्क है मदर का वो क्यों देते हैं हम, बताइए, कोई बताएगा, आंसर करेगा आप में से? हेलो, मैम बेबी के इम्यून सिस्टम को अच्छा सबको पता है, अनम्यूट कर लीजिए। ये पता है ना कि बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क माँ का निकलता है वो बच्चे को जरूर देना चाहिए। ये सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना है? हाँ, तो वो क्यों जरूरी होता है? कोलेस्ट्रम उसमें होता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल देना क्यों जरूरी होता है, हम ये पूछ रहे हैं। इम्यून सिस्टम में हेल्प वॉल्यूम बेटा थोड़ा सा तेज करो अपनी, थोड़ा तेज बोलो तब सुन पाएंगे हम। देखिए अभी कोविड के टाइम पे सबने एंटीबॉडी के बारे में खूब सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा ना, अब सब लोग फेमिलियर हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन लगाएंगे तो एंटीबॉडी बन जाएगी, और एंटीबॉडी बन जाएगी तो जब वो बीमारी हमारे अंदर आएगी उससे हम लड़ पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। सुना है ना सबने? यस मैम। हाँ, तो होता क्या है कि जो यस माँ का, मैम। हाँ होता क्या है कि माँ का जो पहला दूध होता है वो थोड़ा सा पीला होता है, उसका रंग अलग होता है। तो जनरली क्या, जो हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको ये लगता है कि पहला जो मिल्क निकल रहा है वो शायद गंदा है या खराब है, या उसका रंग हमें मतलब सफेद नहीं दिख रहा है, तो उसको हम निकाल कर बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर जो फ्रेश व्हाइट मिल्क निकलेगा वो हम पिलाना शुरू करेंगे। तो एक ये गलत धारणा थी जो बहुत प्रेवलेंट थी गाँव में, ग्रामीण
जो क्षेत्रों में। तो जब एजुकेशन के थ्रू हम ये बताते हैं कि नहीं वो तो बहुत जरूरी होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं उसके लिए जो एंटीबॉडीज होते हैं जो औरत की बॉडी में ऑलरेडी बने होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतने इन्फेक्शन हो चुके हैं, इतने डिजीजेस से वो रूबरू हो चुकी है, तो उसके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बने होते हैं वो इस मिल्क में भी होते हैं। और बच्चा जब उसे पीता है तो एक तरह से रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको मिल जाती है, कि वो तो भी बहुत छोटा है, उसका इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो जब वो माँ का पहला दूध पी लेता है तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको मिल जाते हैं, और फिर उस तरह के रोग जो है अगर आएंगे तो उनसे वो बेहतर लड़ पाएगा। सोचिए कितना जरूरी है, और जिसे हम बेकार समझकर बहा देते हैं या हटा देते हैं। तो एजुकेशन का इम्पैक्ट हर स्तर पर पड़ता है। पैदा होने से पहला स्टेप देखिए, हमने अगर वही गलत कर दिया तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जो 6 महीने तक एटलीस्ट मिनिमम हमें माँ का दूध देना है, वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ये समझाना, ये बताना। उसके बाद जब हम वीनिंग फूड स्टार्ट करते हैं ना, ऊपर का खाना स्टार्ट करते हैं, तो जनरली जो पुअर बेल्ट में है हमारी महिलाएं हैं वो सिर्फ माड़ का पानी पिलाती हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, हमें प्रोटीन भी देना है, डिफरेंट चीजें हम कैसे एनरिच कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का क्या रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने में। तो बच्चों में जो कुपोषण है उसको हटाने के लिए जब तक हम माँ को शिक्षा नहीं देंगे, जो होल एंड सोल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के खान पीने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चे का लालन पालन जो है वो पूरा माँ के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। जो भी गलत है, जिसको हम बार बार चेंज करने की, चैलेंज करने की बात करते हैं कि पिता को भी उसमें सहयोग करना चाहिए और इक्वल एफर्ट्स करने चाहिए। और फिलहाल क्योंकि अभी जो ये दृश्य है, तो माँ को शिक्षित करने पर हम बच्चों के मैल नरिशमेंट पर भी कंट्रोल कर पाएंगे, उसको भी एड्रेस कर पाएंगे। तो अगर फीमेल इलिटरेसी रहेगी, अगर फीमेल्स एजुकेटेड नहीं रहेंगी, तो बच्चों पे कुपोषण उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसको अगर हमें इनकर्ब करना है, करना है, तो माँ को हमें शिक्षित करना पड़ेगा। हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स, आप सबको सब बच्चे जो हैं वैक्सीन के लिए सबने अप्लाई कर दिया है? क्यों? हेलो, पूजा, फिजा, मानसी, मंतशा, मुस्कान, सुषमा, यस मैम। सबने वैक्सीन के लिए अप्लाई कर दिया है? यस मैम अभी नहीं किया। हाँ, तो क्यों नहीं किया फिर? क्या फायदा है शिक्षा का, बताइए। हम लोग पूरा पेपर पढ़ रहे विमेन स्टडीज का, तो सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। पहले तो इस बात को समझिए कि वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। अपने परिवार के मम्मी पापा दादा दादी जो भी लोग हैं सबको मोटिवेट करिए, और खुद भी शिक्षित होने के नाते पहला स्टेप ये उठाइए कि जो भी आपके आसपास सेंटर्स हैं, केंद्र हैं जहाँ वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट होगा, वहां जाकर वैक्सीन लगवाइए, है ना, क्योंकि ये बीमारी बहुत घातक है और ये बहुत आवश्यक है। हमें नहीं पता कि इसका अंत क्या है। अभी एक वेव आई है, फिर दूसरी वेव आ सकती है, तीसरी आ सकती है, और होगा क्या, ऐसा नहीं है वैक्सीन लग जाएगी तो हमें कोई चीज होगी नहीं, हमें हो सकती है, पर उसका प्रभाव इतना हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि फीवर होकर हम ठीक हो गए, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। कई बार हमें बीमारी हो जाती, 6 महीने बाद उसका असर पड़ता है, लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है चीजें निकल कर आ रही हैं, और अभी भी इतनी रिसर्च चल रही है कि हमें बहुत कुछ पता नहीं है। तो एकमात्र जो बचाव ये है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगा लें, तभी हम लोग वापस नॉर्मल सोसाइटी में लौट पाएंगे शायद, है ना। तो उसके लिए आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई डर हो, तो वो पूछ लीजिए, हम लोगों से बात कर लीजिए। पर आप लोग शिक्षित हैं तो इस बात को समझिए। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में उसी वायरस को अधमरा करके, वीक बना के हमारी बॉडी में डाला जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी क्या है, जो लड़ता है बाहर के जर्म से। तो क्या होता है, उस नकली वायरस को देखकर, उस कमजोर वायरस को देखकर जो शरीर है वो पहले से तैयारी कर लेता है। तो हो सकता है आपको एक आध दिन फीवर आ जाए, कुछ लोगों को वो भी नहीं आता, कुछ लोगों को आता है। तो वैक्सीन की वजह से फीवर इसीलिए आता है क्योंकि वो जब बाहर से फॉरेन पार्टिकल जाता है तो शरीर लड़ने के लिए अपने को तैयार करता है। तो उसका फायदा ये होगा कि जब सही में वो वायरस आएगा स्ट्रॉन्ग वाला बाहर से, तो हमारा जो शरीर है वो पहले से तैयार होगा उससे लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए हमारे वैक्सीन का बहुत योगदान है, और इसीलिए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए।
इसमें कोई दो राय मत रखिए, अपने मन में कोई डाउट नहीं रखिए। किसी को कुछ लग रहा हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी लोग सुने ना सुने, आप लोग सब शिक्षित हो, पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में हो, सबके सब अपना जो टीकाकरण है वो जरूर लगवाइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, ठीक है? जी मैम। सबके जी चाहिए मुझे, पहले एक ही की आवाज आई है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो आई वुड बी आस्किंग कि कितने लोगों ने लगवा लिया। इसके लिए आज ही रजिस्टर करिए और अपने जो घर में हैं लोग सबको मोटिवेट करिए और जाकर वैक्सीन लगाइए, ठीक है? उससे डरना नहीं है। इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो malnourishment जी in मैम। children, हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स। देखिए, मॉर्बिडिटी कहते हैं जब बीमारी से कोई मरता है, और मोर्टेलिटी जब चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो है मदर जो औरतें हैं उनकी डेथ्स होती हैं। तो इनको कम करने के लिए फिर हमें शिक्षा की जरूरत है। सोचिए, आप लोग शिक्षित होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, एनएसएस एनसीसी के थ्रू इतना हम जागरूकता कर रहे हैं, तो भी हम वैक्सीन लगाने में हेजिटेट कर रहे हैं, है ना? आप सोच रहे हो अभी लगवाना है कि नहीं लगवाना है। तो वो जो गांव में अशिक्षित हैं उनको समझाना, उनको बताना कितना कठिन होगा, मोटिवेट करना। इसीलिए औरतों को, लड़कियों को शिक्षा देना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम निर्भर हो जाते हैं कि हमारे घर के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और हम उससे आगे नहीं निकल पाते। जो हमें शिक्षा मिलेगी तो हम भी बात करेंगे, हम भी अपने व्यूज जो है वो घर के सामने रखेंगे कि नहीं ये सही चीज है, ये जरूरी है। आप एक एजुकेटेड पर्सन की तरह अपना डिसीजन लेंगे, अपना स्टेप रखेंगे। तो इसीलिए एजुकेशन जो है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। Unable to take benefit from government schemes and programs because of ignorance। क्या होता है, देखिए हम बार बार वही बात करते हैं ना कि जो सरकार है ऐसा नहीं है, पावर्टी हटाने के लिए, हंगर हटाने के लिए, औरत आदमी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने के लिए, जो गांव में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए बहुत सारी सरकारी स्कीम्स चलती हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं। पर होता क्या है कि जो लोग जरूरतमंद हैं, जिन्हें उन स्कीम से अपना फायदा लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, वो उस स्कीम का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं चलता, नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है ना? तो शिक्षा हमें वो अवेयरनेस देती है। जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें पता होता है कि वो सरकारी जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसका फायदा हम कैसे उठाएं। जैसे विधवा पेंशन योजना है ना? सभी जो विधवाएं हैं वो उसका लाभ उठा सकती हैं, पर बहुत सारी ऐसी अशिक्षित विधवाएं होंगी जिनको नहीं पता है, तो उन्हें नहीं मिल रहा है। जबकि उसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस जाकर फीस रजिस्टर करानी है और आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा। तो बहुत सारी सरकारी जो स्कीमें हैं उसके बारे में हम, जो हमारी जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से उसका फायदा हम नहीं उठा पाते। तो औरतों को जब हम शिक्षित करेंगे तो वो ये बेनिफिट उठा पाएंगे। Unaware of laws and rights provided by constitution to citizens, unawareness about legal measures। हम ये देखते हैं कि विमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था, ज्यादातर समस्याओं पर कानून बनाया जा चुका है ना? जैसे प्रॉपर्टी में इक्वल राइट चाहिए, या अगर आप फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हैं, भ्रूण में कन्या भ्रूण हत्या करते हैं तो उसके लिए सजा है, डाउरी के अगेंस्ट सजा है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट सजा है, कानून है। पर इतने सारे कानून हैं, पर कई बार क्या होता है, जब अशिक्षित महिलाएं रहती तो उन्हें उन कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। तो शिक्षा जो है वो इनके बारे में उनको अवेयर कराती है, नॉलेज देती है, तो वो उन्हें हेल्प करता है इस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए। तो ये एक इम्पैक्ट है जो अनएजुकेशन की वजह से, अगर लिटरेसी कम रहेगा तो लॉज होकर भी हम उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। और जो अशिक्षित महिला है उसका फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, सोशल एक्सप्लॉयटेशन करना और आसान हो जाता है बुरे लोगों के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो शिक्षित महिला है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, या उसको मेंटल, फिजिकल जो है हार्म नहीं पहुंच सकता। बहुत जगह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए ऐसा हुआ भी, तो उसे पता है कि मुझे आगे का स्टेप क्या लेना है, मुझे सजा कैसे दिलानी है, मुझे मेरे अधिकार क्या है जिसके द्वारा मैं उस सिचुएशन को फेस कर पाऊंगी। पर जो हमारी अशिक्षित महिलाएं हैं उन्हें इतना पता नहीं होता, तो वो लोग उनका और ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो लो लिटरेसी की वजह से ये सारी चीजें हैं जिसके द्वारा जो है सोसाइटी और हमारी जो विमेन है वो इम्पैक्ट होती है।
Why is female literacy rate low in India? क्या कारण है कि इतने मुहिम के बाद सरकारी जो है वो अभियान चलने के बावजूद जो हमारी महिला लड़कियां हैं उनका लिटरेसी रेट कम है भारत में? देखते हैं कुछ कारण। पेरेंट्स परसेप्शन दैट there is no use of teaching girls as they have to move from their family to the family where married. Negative attitude that it will be tough to control or parent her after education. तो ये सारे देखिए धारणाएं हैं जिसके कारण जो माता पिता हैं वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते। पहला कारण क्या है कि उनको पढ़ाने का फायदा नहीं, क्योंकि वो दूसरे घर चली जाएंगी, उनकी शादी हो जाएगी, तो हम जितना भी पैसा उनके एजुकेशन पे खर्च करेंगे वो हमारे काम नहीं आएगा। एक ये धारणा है। नेगेटिव एटीट्यूड, यानी अगर हम ज्यादा शिक्षित कर देंगे तो वो हमें बोलने लगेंगी, जवाब देने लगेंगी, उनको कंट्रोल में हम नहीं रख पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग हम उनके डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, है ना। जो शिक्षित लड़की रहेगी कोई गलत चीज होगी तो वो उसके अगेंस्ट बोलेगी, बात करेगी, तो उनको ये लगता है हमारा कंट्रोल ना हट जाए उनके ऊपर से, तो शिक्षा इतना देना नहीं चाहते हैं। एटीट्यूड दैट दे हैव टू बी गुड इन हाउस होल्ड वर्क एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू फॉर गर्ल्स देन बीइंग एजुकेटेड। इसके अलावा ये भी धारणा है कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर का काम जो है वो मुख्य रूप से बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए एकमात्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू है, क्वालिटी है जो शादी के समय देखा जाएगा। और एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी आता है, पहला चीज जो है वो हाउस होल्ड वर्क है। तो ये सारी धारणाएं हैं जिसके कारण से कई बार पेरेंट्स जो है जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाते नहीं। पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसे हम पितृसत्ता समाज कहते हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। पावर्टी, गरीबी, कई बार माता पिता चाहते भी हैं पर गरीबी एक कारण है कि वो उनको नहीं पढ़ा पाते, और उस गरीबी में मान लीजिए उनके पास कम पैसे हैं और चॉइस करना है लड़के और लड़की में, तो फिर हमारी ये थॉट प्रोसेस आ जाती है कि लड़का घर में रहेगा, लड़की को तो भेजना है, तो चलो एक को पढ़ा देते हैं। तो वो एक कौन होगा? ऑब्वियसली वो लड़का होगा, लड़की नहीं होगी। पावर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, ये भी हमने डिस्कस किया कि जो गांव हैं और हमारे जो आदिवासी समाज है, एरियाज हैं, वहाँ पे स्कूल बहुत दूर है, बहुत दूरी पर है, और उतने अच्छे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। तो जो लड़कियां हैं उनके सामने अलग अलग तरह के इश्यूज आते हैं। एक तो कि उन्हें स्कूल तक छोड़ेगा कौन, जो समाज है वो बहुत असुरक्षित है, तो रास्ते में कोई घटना ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, तो उनका वहां तक जाना पहुंचना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। दूसरा, हमने टॉयलेट इश्यूज डिस्कस किए थे कि जितनी भी लड़कियां हैं जब वो एडोलेसेंट स्टेज में पहुंचती हैं तो मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा इशू होता है। और हम अगर रूरल और ट्राइबल एरियाज के स्कूल्स देखेंगे तो वहाँ की टॉयलेट जो फैसिलिटी है वो बहुत टेरेबल होती है, बहुत खराब होती है। तो कई बार इस कारण से भी जो बच्चियां हैं उनका स्कूल छुड़वा दिया जाता है, वो स्वयं छोड़ देती हैं। तो ये सारे कारण हैं जो स्कूल से रिलेटेड हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रेजेस सेफ्टी इशू, हमने डिस्कस ही कर लिया कि ट्रांसपोर्ट की समस्या और सेफ्टी इश्यूज। लैक ऑफ गुड टॉयलेट फैसिलिटीज, लैक ऑफ फीमेल टीचर्स। एक ये भी बात है कि जो गांव के स्कूल हैं उसमें मान लीजिए अगर जो औरत शिक्षिका अगर है तो लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेज देते हैं, पर अगर फीमेल टीचर नहीं है तो वो अवॉइड करते हैं डर से, असुरक्षा की भावना से। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और कई बार लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी या क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो भेज कर करना ही क्या है, तो भेजते ही नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो भारत में कम है, लो है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया फीमेल वर्कफोर्स, यानी जो वर्कफोर्स है उसमें जो औरतें हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या इश्यूज हैं, क्या समस्याएं हैं, और क्या उसके सल्यूशंस हो सकते हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में रिवाइज करेंगे। आज हमने डिस्कस किया एजुकेशन। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम।